बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और एहतराम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह की जो तमाम जहानों को पालने वाला है, और तमाम दुरूद सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मुहसिन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 10th क्लास की फिजिक्स का। आज हमारे पास लेक्चर 3 है। आप ये भी कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एप्लीकेशन है जो हमने डिस्कस करनी है, जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले हमने मैस अटैच विद द स्प्रिंग, हमने ये एक एप्लीकेशन की जिसको आप एग्जांपल भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन भी। फिर हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम किया। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्दर एक और आपके पास बहुत ज़्यादा अहम, हद से ज़्यादा अहम, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज इसमें से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट के लिहाज से पूछे जाते हैं, तो आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश करनी है। ये भी इसकी एप्लीकेशन है। सवाल ये भी आ सकता है, राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप क्या लिख सकते हैं? मैस अटैच विद द स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम, और उसके बाद आप सिंपल पेंडुलम। जी, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम जिस तरह आपने देखा होगा कि वॉल क्लॉक जो होती है, बाज पेंडुलम उसके नीचे लगे होते हैं और वो टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं अबाउट मीन पोजीशन। तो हमारी सारी की सारी डिस्कशन अबाउट मीन पोजीशन है। और कौन सी मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन आप कह सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? कहते हैं सिंपल पेंडुलम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले तो ये बताता है कि ये भी एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉब। ये किस पे मुनहसर करती है? इसके अंदर एक स्मॉल बॉब होता है, गेंद होता है, जो क्या होता है ऑफ मैस m, उसका मैस m होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, जो कि एक बिल्कुल लाइट सी स्ट्रिंग धागे के साथ या रस्सी के साथ, बिल्कुल बारीक रस्सी के साथ अटैच होता है, जिसकी लेंथ क्या होती है? l होती है, फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। और किसी जो दूसरा एंड होता है उसका धागे का, स्ट्रिंग का एक जो एंड है वो बॉब के साथ अटैच होता है, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो होता है वो किसी सपोर्ट के साथ हैंग होता है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक सपोर्ट है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, और ये आपके पास एक बॉब है जिसका मैस m है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की। अब एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले डायग्राम को समझिएगा। अगर डायग्राम समझ आ गई, इसी के अंदर सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे अभी मैं सारे समझाने लगा हूँ। बाकी सारा रिटर्न वर्क है, वो आपको सारा कॉन्सेप्ट जो हम बोलेंगे, डिस्कस करेंगे, वो सारा का सारा हम यहाँ पे फिर लिख भी देंगे। जो हमें डिस्कस करना है वो सारा यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, पेंडुलम को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास ये सपोर्ट है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है जो इस सपोर्ट के साथ अटैच है। ये कोई 3 अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है, ये एक ही है। आप इसको दरमियान वाला जो है इसी को समझिए एक दफा कि ये एक ही दी हुई है। अब इसका मैस m है, जाहिर सी बात है। अब इस बॉब का कुछ ना कुछ वेट होगा, वो W = mg, वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब हमने 9th क्लास में टेंशन एंड एक्सेलेरेशन इन अ स्ट्रिंग पढ़ा था, और टेंशन के केसेस भी डिस्कस किए थे। वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो टेंशन होती है, जब उसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी तो मैंने ये भी बताया था कि टेंशन क्या होती है। टेंशन एक फोर्स है जो अगेंस्ट द वेट, जो वेट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। अगर वेट डाउनवर्ड, आपको पता है वेट तो हमेशा ही डाउनवर्ड एक्ट करता है, अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है तो आपके पास टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। ये मैंने डायरेक्शन बनाई है टेंशन की। इस तरह इसके अंदर भी टेंशन, इसके अंदर भी टेंशन। अब इनको पहले डिस्कस नहीं करते, पहले मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये सपोर्ट है, इसकी ये आपके पास स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है, और बॉब इसके साथ अटैच है जिसका मैस m है। पोजीशन O पर पड़ा है जिसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। मैंने MP इस्तेमाल किया है मीन पोजीशन के लिए, और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, W = mg। अब यहाँ पे एट मीन पोजीशन अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे पहले तो बॉडी रेस्ट में है, हमने पहले उसे हैंग किया हुआ, लटकाया हुआ, कोई किसी किस्म की मोशन नहीं है। यहाँ पर वो रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों है? उसकी मोशन क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है, ना नीचे मूव कर रहा है, ना ऊपर मूव कर रहा है, उसकी वजह ये है, ना लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। उसकी वजह क्या है?
कहते हैं कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे लग रहा है। अगर आप देखें तो जिस तरह पिछले टॉपिक में बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि एट मीन पोजीशन उस बॉब का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसके अगेंस्ट यहाँ पे देखिए तो टेंशन लग रही है, वहां पे नीचे से बाउल का नॉर्मल फोर्स थी, यहाँ पे टेंशन की फोर्स है। W जितना वेट है उतनी ही टेंशन होगी। किसी स्ट्रिंग में आप देखें ना, मैं ये डस्टर उठाता हूँ तो मुझे इतनी फोर्स लगाना पड़ेगी जितना डस्टर का वेट है। मैं मार्कर उठाता हूँ तो मुझे इतनी फोर्स लगाना पड़ेगी जितना मार्कर का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मैं इतनी फोर्स लगा के इसे ऊपर की तरफ इसको रेस्ट में लेके खड़ा हूँ। तो यहाँ भी बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। जितना वेट है, अगर वेट ज्यादा हो, टेंशन के केस माइंड में रखे ना, फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था, बॉडी ए ज्यादा थी। जब बॉडी ए ज्यादा थी तो वेट ज्यादा था, टेंशन कम थी तो वो मूव कर जाती थी। बॉडी बी में टेंशन ज्यादा थी तो वो बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाती थी। अब यहाँ पे ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों टेंशन और वेट इक्वल है, और इक्वल होने के नाते अपोजिट डायरेक्शन भी है। कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए हम कहते हैं बॉडी इज एट रेस्ट। अब यहाँ पे इसको हमने क्या किया, एट मीन पोजीशन हमारी डिस्कशन होगी। अब देखिए ये मीन पोजीशन पे मैंने बात की है। एट मीन पोजीशन इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन को, मतलब मीन पोजीशन पे, द नेट फोर्स ऑन द बॉल इज जीरो। नेट फोर्स आपके पास क्या है, जीरो है। क्यों? एंड द बॉल इज स्टेशनरी। उसकी वजह मैंने ये बता दी है कि एक दूसरे के इक्वल भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। इस वजह से हम ये जनरल ये कहते हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। वेट एक फोर्स है, टेंशन एक फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या है, जीरो। अब यहाँ पे देखिएगा, हम एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैंने इस बॉब को पकड़ा और यहाँ पे लेके आया एक्सट्रीम पोजीशन पे, पॉइंट ए पर एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब यहाँ भी जो लेके आया तो यहाँ पर भी देखें उसकी टेंशन है, मैंने उसको इस तरह मूव करा के छोड़ दिया। अब वो इस तरह अबाउट मीन पोजीशन ऑसिलेट कर रहा है, सॉरी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। जैसे वो यहाँ पे पॉइंट ए पर पहुंचता है, उसका यहाँ पे देखिएगा ये वेट इस तरह, टेंशन इस तरह, वेट इस तरह। देखें ना, जब कोई चीज आप घुमाते हैं इस तरह, तो उस बॉडी को आप एक और करें, आप एक स्टोन लें, रस्सी के साथ बांधे और उसको इस तरह घुमाएं, और जब आप छोड़ेंगे तो जो स्टोन होगा, उसका जो वेट होगा, वो अब डाउनवर्ड एक्ट नहीं कर रहा होगा, वो उस अलोंग जाएगा, रस्सी को छोड़ेंगे उसी तरफ जाएगा। क्यों? अब फोर्स उसको बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की तरफ ले जा रही है। पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहा था, अब वो उसके अलोंग जा रहा है। अब अगर मैं पहले मूव करा रहा हूं तो जितनी फोर्स इनसाइड लग रही है इतनी फोर्स आउटसाइड लग रही है उस वेट की भी। तो यहां पर जब आएगा तो जितनी टेंशन होगी उतना वेट इस साइड पे आएगा। अब एक वेट जो है इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट तो बॉडी का डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नीचे भी गिर सकता है ना। अब एक फोर्स है जो उसको आगे की तरफ ले जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रायंगल बना दी इसकी, ये मैंने इसको आगे एक्सीड किया, यहाँ पे वेट बनाया, तो आप देखिए कि एक ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल को मैंने निकाल दिया, यहाँ पे ट्रायंगल को मैंने यहाँ से उठा के ऐसे कर दिया, साथ में मोड़ भी दिए, ये चीज उठा के ऐसे मूव करा दिए। अब यहाँ पे जब पहुंचती है तो आप देखिएगा जैसे कि आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस डिस्कस किया था चैप्टर 4 9th क्लास के अंदर। ये जो कंपोनेंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस वो कौन सा होता है, एफ कॉस ऑफ थीटा होता है। जो अलोंग वाई एक्सिस होता है वो एफ साइन ऑफ थीटा है। अब फोर्स वहां पे मौजूद था, यहाँ पे वेट मौजूद है, वेट भी एक फोर्स है, तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा था, एफ साइन थीटा था। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये 90 का एंगल बन रहा है, 90 के लिहाज से ये जो कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस ये कौन सा है, mg cos थीटा, मतलब वेट है ना, वेट को मैं लिख सकता हूं mg cos थीटा, और ये क्या है mg sin थीटा। इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये चीज दोबारा इसको मैं मूव करा के ऐसे उल्टा के यहाँ पे ये फिक्स कर दिया, तो ये कंपोनेंट बन गया mg cos थीटा और ये कंपोनेंट बन गया mg sin थीटा। अब ये बात आपने माइंड रखनी है। अब यहाँ पे बड़ी अहम बात करता है एक्सट्रीम पोजीशन के लिहाज से। देखिए कि एट एक्सट्रीम पोजीशन
नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, मैं इसको जो मैंने अभी बातें बताई है वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, उसको मैं पॉइंट ए पे लेकर गया एंड देन रिलीज इट, और इसको वहां पे जाकर छोड़ दिया। द बॉब स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड द मीन पोजीशन, वहां पे आके बॉब जो है वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करने शुरू कर दी। एट ओ द बॉब हैज गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी, इस पॉइंट ओ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। देखना इस तरह मूव, जब इससे आगे जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके पीछे की तरफ खींचेगी, उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, बट मीन पोजीशन पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी। एंड ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसे रुकना चाहिए था, मीन पोजीशन से गया एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे आना चाहिए था, अब रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? ड्यू टू इनर्शिया, मैंने बताया इनर्शिया क्या है, मोशन या रेस्ट के खिलाफ काम करता है, तो रेस्ट करना चाहिए था, रेस्ट के खिलाफ काम करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनर्शिया की वजह से बॉडी रुकती नहीं है बल्कि आगे चली जाती है। इट डज नॉट स्टॉप एट ओ, वो ओ पर स्टॉप नहीं करता जब वापस आता है, रेदर इट कंटिन्यू इट्स मूव टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन, और उसकी मोशन को जारी रखता है और बी की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो इसी तरह ये रिपीट करता है, ये तो हमने बताई है एक्सट्रीम पोजीशन के लिहाज से। अब यहाँ पे जो मैंने बताया दो कंपोनेंट हमारे पास बन गए, एक हमारे पास cos थीटा वाला है, एक sin थीटा वाला है। जो cos थीटा वाला होता है उसको हम कहते हैं y कंपोनेंट, और जो हमारे पास sin थीटा वाला होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, x कंपोनेंट। ये हमने 9th क्लास, ये मैंने वैसे अपने पास एक्स्ट्रा बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए कि जिस तरह वहां पे ये x एक्सिस के लॉन्ग cos थीटा था, y एक्सिस के लॉन्ग sin थीटा। तो पहले मैंने हेडिंग बना दी है y कंपोनेंट। अब y कंपोनेंट का यहाँ पे रोल क्या होगा, वो करेगा क्या, क्या उसका कोई इफेक्ट है, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो कंपोनेंट है, अब देखिएगा एक तो बात आपने याद रखनी है, चाहे पोजीशन ए पर आप मौजूद है, पोजीशन ओ पर मौजूद है, पोजीशन बी पर मौजूद है, यहाँ पे आपका वेट और टेंशन के लिहाज से क्योंकि इक्वल एंड इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये एक दूसरे का कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल यहाँ पर भी कर देगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे कोई तीसरी फोर्स नहीं है, यहाँ पे टेंशन और वेट है, यहाँ पर भी टेंशन और वेट, यहाँ पर टेंशन और वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करके कैंसल आउट इफेक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पे कोई तीसरी फोर्स नहीं थी, अब यहाँ पे तीसरी फोर्स है, इस पोजीशन ए पर भी, पोजीशन बी पर भी। हम सिर्फ पोजीशन ए को डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर जो चीज पोजीशन ए पर होगी वो बी पर होगी, हमने पोजीशन ए पर डिस्कस किया। यहाँ पे कंपोनेंट्स आ गए, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। अब पहले बात करने जा रहे हैं वाई कंपोनेंट। वो कब, वाई कंपोनेंट भी तो एक फोर्स है, एक्स कंपोनेंट भी एक फोर्स है, तो तीसरी फोर्स आ गई जो यहाँ पे असरअंदाज करेगी। अब देखिएगा वाई कंपोनेंट क्या करता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन ए द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्यों, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, यहां पे कोई फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग तो नहीं लग रही, मैंने अभी कहा कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, स्ट्रिंग के अलोंग नहीं, एज द टेंशन इन अ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग और टेंशन और वेट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल, स्ट्रिंग कैंसिल द कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा, mg cos थीटा के कंपोनेंट के साथ कैंसिल कर देता है। यहाँ पे टेंशन और mg cos थीटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, mg cos थीटा इधर है, टेंशन ऊपर की तरफ है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, हेंस देयर इज नो मोशन अलोंग द डायरेक्शन, इस वजह से यहाँ पे इस साइड पे कोई मोशन नहीं होती, ना इस साइड पे ना इस साइड पे। अब हम लेके चलते, यानी कि बात करने का मकसद ये था कि mg cos थीटा की वजह से बॉडी के अंदर मोशन नहीं आती, सिंपल आपने ये बात याद रखनी है। किसकी वजह से आती है, एक्स कंपोनेंट की वजह से आती है। क्या कहता है, द कंपोनेंट ऑफ वेट, वेट का कंपोनेंट, जिस तरह फोर्स के कंपोनेंट, दो कंपोनेंट डिस्कस किए हुए हैं, एफ एक्स कंपोनेंट, एफ वाई कंपोनेंट, तो यहाँ पे डब्ल्यू वेट को लेके चल रहे हैं, तो हम हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेट क्या है, mg sin थीटा को ध्यान में रखना है, mg sin थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। अब कोई बॉडी जो वापस आती है
ये यहाँ पे उठा के हम यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे लेंगे, जो दोबारा वापस मीन पोजीशन की तरफ आती है वो किस वजह से आती है जनाब, वो एक्स कंपोनेंट की वजह से आती है, वाई कंपोनेंट की वजह से नहीं आती। मतलब mg cos थीटा की वजह से नहीं आती, mg sin थीटा की वजह से आती है। ये देखिएगा यहाँ पे mg sin थीटा बन रहा है, तो हम इस चीज को उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने ये चीज उठा के यहाँ पे बना दी है, ये mg sin थीटा यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि जो मोशन है टुवर्ड द मेन पोजीशन, अगेन जो मूव कर जाता है वो किस वजह से है, mg sin थीटा की वजह से। तो ये कहता है एंड एक्ट एज अ रीस्टोरिंग फोर्स, और ये कंपोनेंट जो है mg sin थीटा आपके पास एज अ रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जो उसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ ले जाता है। ये तो रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है। Due to this force, the ball starts moving toward the mean position. ओ इस फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल जो है दोबारा मीन पोजीशन की तरफ जाता है। The restoring force mg sin theta still acts toward the mean position. ये कंटिन्यूसली याद रखिएगा, यहाँ पर जब जाएगा यहाँ से वापस लाएगा तो फिर भी A से O की तरफ जाएगा तो फिर भी mg sin theta मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा। जब B O से B की तरफ जाएगा तो फिर भी mg sin थीटा पीछे की तरफ उसको खींच रहा होगा, और दोबारा जब वापस आ रहा होगा तो फिर भी वो क्या रहता है, मीन पोजीशन। एक दूसरा अल्फाज में अगर मैं ये बात कहूँ कि हमेशा mg sin थीटा की जो डायरेक्शन है टुवर्ड मीन पोजीशन होती है, एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ी अहम बात है। बहुत सी बातें जो पहले मैं कर चुका एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। जी आगे कहता है एंड ड्यू टू दिस फोर्स the ball again starts moving toward the mean position। तो इस फोर्स, कौन सी फोर्स, mg sin थीटा, mg sin थीटा की वजह से बॉडी टुवर्ड द मीन पोजीशन मूव करती रहती है या ऑसिलेट करती है। आगे मैंने एक और हेडिंग बना दी अलग से रीस्टोरिंग फोर्स की। देखिएगा द स्पीड ऑफ अ बॉल इंक्रीज व्हाइल मूविंग फ्रॉम A to O। जब बॉडी A से O की तरफ मूव करेगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और इसी तरह अगर O से B की तरफ जाए तो फिर डिक्रीज होगी। तो आगे इसने लिखा है ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, विच एक्स टुवर्ड द O। जब बॉडी A से O की तरफ जाती है इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, किस वजह से, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो उसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींचता है। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द O। आपने एक और बात याद रखनी है कि हमेशा, मैंने पहले लिखा था यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन शो क्या करता है कि हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या रहती है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया कि एक्स कंपोनेंट mg sin थीटा की हमेशा डायरेक्शन, या रीस्टोरिंग फोर्स की हमेशा डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है, चाहे वो A से O, O से B, B से O, O से A, कहीं मर्जी चला जाए, जिस कंडीशन में मर्जी वो मूव करे, तो हमेशा इसकी पोजीशन किस में रहती है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। इसी तरह एक्सेलरेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन भी हमेशा किस साइड पे होती है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो आगे चलते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड O। सिमिलरली इसी तरह, ये तो पहले हमने बात की यहाँ पे O से A की, A से O की बात की, अब हम बात करने लगे हैं O से B की, ये O से B। Similarly, when a bob is moving from O to B, its speed decrease due to restoring force। देखा ना, अब O से B की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, क्यों, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रिस्टोरिंग फोर्स उसे पीछे की तरफ खींच लेगी कि नहीं इधर नहीं जाना जनाब, इधर मीन पोजीशन की तरफ आना है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का मकसद एक ही है कि चीज को मीन पोजीशन पर लाना, इस बॉडी को मीन पोजीशन पे लाना। तो ये इसकी रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आपने बता दिया कि जब बॉडी O से A या O से B या B से O की तरफ मूव करे तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स अफेक्ट करता है, असरअंदाज होता है। आखिर पे टाइम पीरियड, अगर हम ये टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं कि ये 10 सेकंड में कितनी दफा ऑसिलेट करता है, तो हमें ये टाइम अगर इसका निकालना है कितनी दफा टाइम पीरियड करता है, मतलब कितनी दफा ये ऑसिलेट करता है, उसको निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ बाय G। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, तो आपने कहना है लेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी ये वाली स्ट्रिंग की, जितनी ज्यादा लेंथ होगी इतना ज्यादा ये ऑसिलेट करेगा।
ठीक है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप आखिर में बेशक लिख सकते हैं टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आज का हमारा बहुत ही अहम टॉपिक था, सिंपल पेंडुलम। आप लॉन्ग क्वेश्चन में कई दफा आ चुके हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में ये तारीफ भी आती है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि वो कौन सा कंपोनेंट जिसकी वजह से जो बॉब है वो मूव करता है, तो आप क्या बता सकते हैं, एक्स कंपोनेंट या एम जी साइन थीटा। ये एमसीक्यूज में आ चुका है, तो ये आप देख सकते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज क्या है जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बटा जी। इसी तरह हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मैस अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम जो है उसका क्या था, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बटा के, तो वो हमारे पास था, यहाँ पे और है। तो ये आपने गौर से देखना है एमसीक्यूज के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है।